फिल्म की शुरुआत में हमें 1235 का समय दिखाया जाता है, जहां चर्च के द्वारा 3 औरतों पर काले जादू करके डीमन से संपर्क करने का इल्जाम लगाया गया था और उन्हें इसके लिए मौत की सजा भी सुनाई जाती है, जिसे देने से पहले फादर उन तीनों औरतों से कहते हैं कि अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले तो शायद उन्हें माफ कर दिया जाए। इस पर पहली औरत फादर से कहती है कि ये सच है कि उसने काला जादू करके डीमन से संपर्क करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी औरत कहती है कि वो तो बस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाने का काम करती है और उसने कभी भी जादू नहीं किया। और तीसरी औरत उल्टा उस फादर को बुरा भला कहने लगती है, जिस वजह से उन तीनों को पुल से लटकाकर फांसी दे दी जाती है और सिपाही उनकी लाश को वहीं पानी में छोड़कर जाने लगते हैं। जिस पर फादर सिपाहियों से कहता है कि हमें इन लाशों को उठाकर एक खास तरह का रिचुअल करना होगा, जिससे इनके अंदर से शैतान का काला साया पूरी तरह से निकल जाए, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये फिर से जिंदा होकर सब कुछ तबाह कर सकती है। लेकिन सिपाही फादर की इस बात पर बिना कोई ध्यान दिए वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए फादर अकेले उन तीनों की लाशों को उठाकर सोलोमन की किताब के जरिए उन पर रिचुअल करना शुरू करता है, जो वो पहली दो औरतों पर पूरा भी कर लेता है। पर जैसे ही वो तीसरी औरत की तरफ बढ़ता है, वैसे ही वो औरत जिंदा होकर पूरी तरह से डीमन में बदल जाती है और सबसे पहले वो सोलोमन की उस किताब को जलाकर फादर को उसी पुल से लटकाकर मार देती है, ताकि कोई भी डीमन को वापस नर्क में ना देख पाए। जिसके साथ ही सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में हमें लगभग 100 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिस दौरान हर तरफ जंग का माहौल था। साथ ही इन सब जंग में से ज्यादातर जंग चर्च और उसे ना मानने वालों के बीच होती रहती थी। जिस दौरान हम चर्च की तरफ से लड़ने वाले दो योद्धा दोस्तों को भी देखते हैं, जिनके नाम बेमन और फेल्टन होते हैं। इन दोनों ने चर्च की तरफ से काफी सारे लड़ाइयों में भाग लिया था, जिस वजह से इनकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अब इसके 12 साल बाद बेमन और फेल्टन चर्च के कहने पर एक शहर पर हमला करते हैं, जहां जंग के दौरान जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि वो जिनसे लड़ रहे हैं वो सब कोई सिपाही नहीं बल्कि औरतें और बच्चे हैं, जिनमें से कईयों को तो उन्होंने अनजानों में मार दिया। अब ये बात बेमन और फेल्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मासूमों का खून बहाकर कोई भी ऊपर वाले को खुश नहीं कर सकता। इसलिए दोनों चर्च के लिए लड़ना छोड़कर अपने राह से आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि चर्च उन दोनों को बागी घोषित कर देता है, जिस वजह से अब बेमन और फेल्टन को चुप कर रहना पड़ता है। और फिर 1 महीने का लंबा सफर पूरा करने के बाद दोनों सीरिया नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें समुद्र के किनारे एक घर दिखाई देता है। इसलिए दोनों कुछ देर के लिए वहाँ शरण लेने के इरादे से जाते हैं, पर वहाँ प्रवेश करते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें 2 लोगों की लाश दिखाई देती है, जो कि शायद पति पत्नी होंगे और उनकी किसी बीमारी की वजह से सदमे के कारण मौत हो चुकी थी। इसलिए अब ये दोनों उस घर को दोनों के लाश के सहित आग लगा देते हैं, ताकि दोनों की आत्मा को शांति मिल सके। जिसके बाद ये दोनों सीरिया के गांव में दाखिल हो जाते हैं, जहां हर 4 में से 3 लोगों को यही बीमारी थी, जिसकी वजह से लोग बुरी तरह से मर रहे थे। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये बीमारी एक तरह का ब्लैक प्लेग है। इसलिए दोनों जल्दी से गांव से अपने लायक जरूरी का सामान लेकर और 2 घोड़े लेकर निकलने की सोचते हैं। और इसी दौरान वहाँ एक सिपाही को बेमन की तलवार नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये दोनों कौन है। इसलिए अब दोनों को पकड़कर वहाँ के राजा के सामने पेश किया जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक प्लेग की ये बीमारी राजा को भी हो चुकी है। वो बेमन और फेल्टन से बताता है कि ये बीमारी एक लड़की नर्क से यहाँ लेकर आई है, ताकि सारे इंसान मारे जाए और पृथ्वी पर डीमंस का राज हो। वो ये भी दावा करता है कि इस बीमारी की वजह से रोमन साम्राज्य के कई शहर तबाह हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो लड़की इस वक्त हमारी कैद में है, जिसे जल्दी से यहाँ से खास मोनेस्ट्री में लेकर जाना होगा, जहाँ के मॉन्क फैसला करेंगे कि ये लड़की एक वीक है या नहीं। और अगर लड़की दोषी पाई गई तो मॉन्क रिचुअल करके विष सहित इस बीमारी को नर्क में वापस भेज देंगे। लेकिन मेरे सिपाही ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीमारी उन्हें काफी तेजी से पकड़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस काम को पूरा करो, जिसकी बदले में चर्च तुम दोनों पे लगे सभी आरोप वापस ले लेगी और तुम्हें इस तरह छुपकर डर डर कर भागना नहीं पड़ेगा। अब राजा की इन बातों से हम समझ पाते कि वो बेमन और फेल्टन को अच्छे से जानता था। हालांकि बेमन राजा के इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए अब राजा के आदेश पर दोनों को कैद कर दिया जाता है, जहाँ इनके साथ में वो लड़की भी होती है जिस पर विष होने का आरोप था और उसका नाम ऐना होता है। जिस दौरान बेमन से ऐना की तकलीफ देखी नहीं जाती, इसलिए वो दोनों राजा की शर्त को मानकर उसके इस काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसमें इनके साथ एक फादर नेम डेविल जैक, एक सिपाही एकार्ड, एक गाइड हैगमा जो कि पहले भी वहाँ जा चुका था, और एक जाबाज लड़का खाए को भी भेजा जाता है। अब ये सब ऐना को एक पिंजरे में कैद कर अपने सफर पर आगे
आगे बढ़ते हैं, जहाँ पहले दिन खत्म होने के बाद रात के समय ये लोग एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। इस दौरान ऐना पर नजर रखने के लिए सभी बारी बारी से पहरा देने का फैसला करते हैं, जिसमें सबसे पहले एकार्ड और डेविल जैक पहरा देना बैठते हैं। इस दौरान एकार्ड फादर डेविल जैक से बातों ही बातों में बताता है कि उसका परिवार इस ब्लैक प्लेग की बीमारी के कारण खत्म हो चुका है और उसे ऐना निर्दोष लगती है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसे ऐना में अपनी मरी हुई बेटी नजर आती है, जो इतना कहते हुए ऐना के पिंजरे के पास चला जाता है और इस पर डेविल बैग उसे ऐसा करने से मना करता है, पर एकार्ड उसकी एक नहीं सुनता और देखते ही देखते वो लड़की एकार्ड गला पकड़ लेती है, जिससे डेविल बैग छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना उसे भी घायल करके पिंजरे की चाबी को उससे छीन लेती है और पिंजरे के ताले को खोलकर वहां से पास के गांव की तरफ भाग जाती है। अब डेविल बैग की चीख सुनकर काय, बेमन और फेल्सन वहां आते हैं और अलग अलग होकर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। इस वक्त ऐना एकार्ड को उसकी बेटी का विजन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम से पागल हो जाता है और एक तरफ अपनी बेटी के पीछे जाने लगता है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि एकार्ड खुद ब खुद आकर कैसे से टकरा जाता है, जिस वजह से के की तलवार से एकार्ड मारा जाता है, जो देख बेमन को अब ऐना पर शक होता है। अब कुछ देर बाद वो उसे ढूंढकर वापस पिंजरे में डाल देते हैं, जिसकी बात फादर डेविल बैग सभी से कहते हैं कि आगे के सफर में अब कोई भी ऐना के ना तो करीब जाएगा और ना ही अपनी दिल की कोई बात उसके सामने बताएगा, क्योंकि वो इस बात का इस्तेमाल करके किसी को भी बहका सकती है, जैसा उसने एकार्ड को बहकाया था। अब ये लोग एकार्ड को फ्यूनरल देकर फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ कूद चलने पर ये लोग एक खाई के पास पहुंचते हैं, जिसे इन्हें एक लकड़ी के पुराने पुल के जरिए पार करना था, इसलिए काफी सावधानी से एक एक करके ये उस पुल को पार करने लगते हैं और इस दौरान ऐना के पिंजरे को ले जाते वक्त पुल का कोटा टूटने की वजह से ये लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, जिसे ऐना अपने एक ही हाथ से बड़ी आसानी के साथ बचा लेती है, जो देख कर वो भी हैरान था, क्योंकि कोई आम इंसान इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि जैसी वो उस पुल को पार करते हैं वैसे वो पुल पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर जाता है। अब देखते देखते ये लोग बॉमोड नाम के जंगल में पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ एक बार आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हालांकि ये लोग हैगमैर की इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं और रास्ते में काफी दूर होने के कारण इन्हें आगे का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए ये लोग आज रात के लिए अपना डेरा यहीं जमाते हैं। इस दौरान ऐना अपनी काली शक्तियों की मदद से सभी को अजीब अजीब सपने दिखाने लगती है, जिससे कोई भी सो नहीं पाता और इससे परेशान होकर हैगमैर ऐना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो ऐना को कुछ कर पाता वो अपनी शक्तियों के जरिए जंगल के सारे भेड़ों को बुला लेती है और क्योंकि भेड़ों की संख्या ज्यादा थी इसलिए सभी को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन इस भगदड़ के बीच हैगमैर अपने जोड़े से नीचे गिर जाता है, जिससे सभी भेड़िए बुरी तरह से नोच नोच कर मार डालते हैं और अब हैगमैर की मौत के बाद सभी फैसला करते हैं कि वो जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो कहीं नहीं रुकेंगे, और क्योंकि हैगमैर मर चुका था जिसे यहाँ का रास्ता पता था, इसलिए सभी जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं और जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो बैमैन के सब्र का बांध टूट जाता है, इसलिए वो ऐना को मारने के लिए आगे बढ़ता है और फेल्सन उसे रोककर एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है कि वो तो मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं, जिसकी बात सभी बिना देरी के मोनेस्ट्री के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके लाख खटखटाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए अपनी ऊपर की एक सुरंग से अंदर प्रवेश करके उन सभी के लिए दरवाजा खोलता है, जहाँ ये सब देखते कि वहाँ कोई भी नहीं है। अब मोनेस्ट्री की और अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ के सभी मॉन्क्स ब्लैक प्लेग की बीमारी की वजह से मर चुके थे, जिनके सड़े हुए मृत शरीर वहाँ चारों तरफ फैले हुए थे। अब ये सब देख ये लोग अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुके थे, और तभी एक मॉन्क जिसमें अब भी कुछ जान बाकी थी वो इन्हें बताता है कि उन्होंने सोलोमन की किताब को फिर से लिख लिया है, जिस किताब को डेविल बस को देने के बाद उनकी आखिरी सांस उनका साथ छोड़ देती है। अब इसके तुरंत बाद बिना देरी किए फादर डेविल बस सोलोमन की किताब से ऐना के सामने विच के मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे ऐना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और साथ ही यहाँ ऐना की आवाज भी काफी डरावनी और भारी हो चुकी थी, जिससे डेविल जैक को ये समझने में बिल्कुल भी देरी
देने लगती कि एना किसी विच से नहीं बल्कि नर के डीमन से पोजेस है। दरअसल एना के अंदर वही डीमन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और इसी डीमन ने नर से बीमारी धरती पर लाई थी ताकि पूरी इंसानी नस्ल खत्म हो सके। इसलिए फादर विच के मंत्रों को छोड़कर डीमन के मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे अब एना के हाव भाव एकदम से बदलने लगते हैं और अब वो देखते देखते पूरी तरह से डीमन में बदलकर पिंजरे को पूरी तरह से पिघलाकर बाहर निकल आती है। अब क्यू के डेविल जैक मंत्र पढ़ रहे थे, इसलिए कि वेमन और फेल्सन उस डीमन को रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब वो डीमन वहां मर चुके सभी मॉन्क्स को अपनी शक्तियों से जिंदा कर देता है और फिर वो मॉन्क्स डीमन के वश में आकर एक साथ इन तीनों पर हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर डीमन डेविल जैक को मारकर एक बार फिर से सोलोमन की किताब को जलाने की कोशिश करता है ताकि कोई भी इसकी मदद से उसे वापस से नर्क ना भेज पाए। अब डेविल जैक के मरने के बाद उन मंत्रों को पूरा करने की जिम्मेदारी के अपने कंधों पर लेता है, जिसे वेमन और फेल्सन डीमन से बचाने की कोशिश करते हैं, पर डीमन फेल्सन को आग में बुरी तरह से जलाकर मार देता है, जिसके बाद वो के की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ वेमन अपनी जान की कुर्बानी देकर उस डीमन को रोक देता है, जिसकी मदद से के मंत्र को पूरा कर लेता है, जिससे शैतान बुरी तरह से जलकर मारा जाता है, जिसकी वजह से अब एना भी शैतान के कैद से आजाद हो चुकी थी और फिर शैतान के साथ साथ ब्लैक प्लेग की बीमारी भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद मूवी की आखिरी सीन में हम के और एना को डेविल जैक, वेमन और फेल्सन को सम्मान के साथ दफनाते हुए देखते हैं, जिसके बाद दोनों अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं, जिस दौरान हम सोलोमन की किताब को के पास सुरक्षित देखते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यही समाप्त हो जाती है।